हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। मेरे बिहार के प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने शुरू कर दिया है बिहार बोर्ड का पूरा चैप्टर रिवीजन। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विषय है भूगोल, और भूगोल के अंदर हम लोगों ने इकाई 1 क शुरू किया है। इकाई 1 क का नाम क्या है? भूमि, मृदा एवं जल। जैसे कि आपकी किताबों में आपको सारा का सारा चैप्टर मिल जाएगा, तो उस किताब में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हम सब उन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा इकाई है, इकाई 1 क, इसका नाम क्या है? भूमि, मृदा और जल। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट यूनिट रिवीजन के अंतर्गत भूमि के बारे में भी बात करेंगे, मृदा और जल, तीनों की बात करने वाले हैं। तो एक साथ आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और अपने साथियों को भी बताया कि हम लोगों ने बिहार के लिए एक अच्छा ही पहल शुरू किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए, इसलिए अपने मित्रों को भी आप ये चीज़ ज़रूर बताएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि भूमि क्या होती है। भूमि की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में कितनी भूमि रहने लायक है? वैसे जो 100% भूमि है उसमें से कितनी जगह जो है हमारे लिए रहने लायक है और कितनी में हम रह रहे हैं, और बाकी ऐसा क्यों है कि कुछ जगह पर रह नहीं सकते। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भूमि सभी महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं प्रकृति से, उसमें से भूमि एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में से एक है। कुल भूपृष्ठ का 30% भूमि है। मतलब टोटल जितना भी हमारे पास एरिया पड़ता है उसमें से तो उसका 30% जो है हमारे पास क्या है? भूमि है। जबकि उसी 30% में से 90% जनसंख्या जो है वो भूमि पर ही निवास करती है। भाई आपको पता ना कि भाई बाकी बचा हुआ तो जल बचा हुआ है, तो जल के अलावा कुछ भूमि बची हुई है। तो भूमि में 90% भूमि पर जो है वो क्या, कौन निवास करते हैं? जनसंख्या निवास करती है। जबकि 70% या 30 के अलावा जो 70% बची हुई है उसमें विरल और निर्जन है। उसमें बहुत कम जनसंख्या मिलेगी, न के बराबर मिलेगी। अगर फिर भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। मान लो कि टोटल भूमि हमारे पास कितनी है? 100% भूमि है। उस 100% भूमि में से केवल 30% ही भूमि बची है। 100% भूपृष्ठ मान लो, है ना। भूपृष्ठ 100% है, उसमें से 30% क्या है? केवल भूमि ही है। इन 30% भूमि है, इसका मतलब 70% जो बचा हुआ है, 70%, वो क्या है? उसमें विरल और निर्जन जनसंख्या है। जबकि ये 30% जो भूमि है इसमें से 90% जनसंख्या निवास करती है। तो इस 30% में ही 90% जनसंख्या निवास करती है। बाकी बचा हुआ 70% जो है उसमें बहुत कम जनसंख्या निर्जन है, वो जीने योग्य नहीं, वो रहने योग्य नहीं है। जनसंख्या का असमान वितरण क्यों है? देखिए ऐसा तो नहीं है कि भाई ये सब जगह सभी देशों में बराबर जनसंख्या है। अगर खाली भारत और चाइना की बात कर ले हम लोग, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं दो देशों में है। तो फिर बाकी देशों में जनसंख्या कम क्यों है? तो असमान वितरण का कारण क्या है? या फिर मैदानों में ज़्यादा जनसंख्या क्यों है, पहाड़ों पे कम क्यों है? तो इसका एक कारण है। कारण क्या है कि भूमि और जलवायु, दो कारण हैं। अगर अब देखिए, ज़्यादातर लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर खेती योग्य भूमि मिल जाती है, और ज़्यादातर लोग उन क्षेत्रों में भी रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना गिरे और बहुत ज़्यादा इतना गर्मी भी ना हो कि रहना ही पॉसिबल ना हो जाए, पॉसिबल ना हो। साथ ही साथ पहाड़ों पर भी ज़्यादा जनसंख्या रहती नहीं, सबको फ्लैट यानी प्लेन समतल चीज़ चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि जनसंख्या का जो असमान वितरण है वो किसकी वजह से है? वो उसका दो कारण, एक है भूमि और दूसरा है जलवायु। हम इसकी भी बात कर लेते हैं कि भाई भूमि और जलवायु का मतलब क्या होता है। तो भूमि का विरल और निर्जन होने का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं बोलूं कि जनसंख्या का असमान वितरण है तो इसका एक कारण भूमि है। भूमि में कम जनसंख्या कुछ जगह पर क्यों पाई जाती है? तो जिन जगहों पर कम जनसंख्या पाई जाती है उसका कारण क्या है? उसमें से ज़्यादातर जो भूमि है वो कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। अगर ऊबड़ खाबड़ भूमि है तो जाहिर सी बात है खेत नहीं बन पाएंगे, जाहिर सी बात है खेती नहीं कर पाएंगे। ऊबड़ खाबड़ भूमि होने की वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, मतलब जी नहीं सकते। कुछ लोग फिर भी सरवाइव करते हैं, जैसे तैसे रह के अपना जीवन निकालते हैं, लेकिन पहाड़ी वाली या ढाल वाली इलाका होता है तो वहाँ पर मुश्किल होता है रहना। उसके अलावा पर्वतों की जो ढाल है, पर्वत ऊंचे ऊंचे पर्वत है उनकी ढाल, अब मान लो जैसे पर्वतीय इलाका है ना, तो ये ढाल है इसका, तो यहाँ पर तो कोई मकान नहीं बनाएगा इस ढाल पर, ये खाली रहेगी पूरी जगह।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, पूरी पर्वतों की जो वादियां है पूरी खाली पड़ी हुई, यहाँ पर कोई गांव या कोई शहर बसा हुआ नहीं है। तो है कि पर्वतों की ढाल की वजह से भी क्या होता है, जो है ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ पर नहीं बस पाती। नेक्स्ट है जलाक्रांत संभावित क्षेत्र। जलाक्रांत का मतलब होता है जल में डूबा हुआ। तो जल में जो डूबा हुआ क्षेत्र रहता है, डूबा हुआ जो क्षेत्र रहता है वो कौन होता है? जल में डूबा मतलब जो बहुत सारी नदियाँ और बहुत सारे जो तालाब और महासागरीय जगह है जो इतना ज़्यादा जगह घेर लेती है कि जो हमारी धरती है, जो ज़मीन है वो भी डूब जाती है। तो डूबे वाले एरिया में वैसे भी नहीं रह पाएंगे लोग, क्योंकि साल भर में से 6 महीने भी अगर पानी भरा रहा तो कैसे खेती होगी और कैसे लोग रहेंगे। तो जो बहुत सारे एरियाज है जो बाढ़ संभावित है, जहाँ पर जल हमेशा रहता है, तो डूबे वाले निम्न भूमि जो होती है वहाँ पर वैसे भी रहना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र भी आपने देखे होंगे। भारत का एक बड़ा सा मरुस्थल है जिसका नाम है थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, इतनी गर्मी गिरती है वहाँ पर, रेत ही रेत है, बलुआ रेत मिलती है वहाँ पर। आपको भूमि मतलब यानी मिट्टी ने कम मिलेगी, खेती नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर एरिया जो है बहुत गर्म रहता है, रहना मुश्किल है, पानी की उपलब्धता नहीं है। आपको पता ना, जीने के लिए आदमी को क्या चाहिए? खाना और पानी चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से बहुत कम लोग भारत के उस मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं। ये मैं खाली भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मरुस्थल है वहाँ पर बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा लोग आपको कहाँ मिलेंगे? सबसे ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे मैदानी इलाकों में, जहाँ पर नदियाँ अक्सर बह के जाती है, उनके आसपास के इलाकों में। जैसे भारत का मैदानी इलाका आपको पता है कौन सा है? गंगा यमुना का मैदान, यानी हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर कृषि कार्य भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। हालांकि भारत के सभी राज्यों में लगभग जनसंख्या काफ़ी मात्रा में है। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो जहाँ पर ये पर्वतीय ढाल और उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ ज़्यादा होती हैं। सघनता के कारण क्या है? ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण क्या? अभी मैंने बताया कि कहाँ पर, जहाँ पर उनको उर्वर मैदान मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे मैदान मिलेंगे, मैदानी भागों में खेती कर सकते हैं। देखिए कुछ भी हो, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो कृषि पर डिपेंडेंट है हम लोग। ऐसे में ज़्यादा कृषि का एरिया जहाँ पर मिलेगा, लोग वहाँ पर इंटरेस्ट लेकर के खेती करेंगे। बाकी नदियाँ जो हमें पानी प्रोवाइड करती है सिंचाई के लिए भी और हमारे रोज़मर्रा जीवन के उपयोग के लिए भी, तो नदी और उर्वर मैदान जो है ये ज़्यादा जनसंख्या की सघनता के कारक है। जबकि भूमि का विरल या निर्जन होना का जो कारण है ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखे, तो इनकी एक एक लाइन में इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भूमि के विरल हो या निर्जन होने का प्रमुख कारण है उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों का होना, जबकि इसके अलावा पर्वतीय ढाल पर भी कम जनसंख्या पाई जाती है। जो इलाके जलाक्रांत संभावित निम्न भूमि है वहां पर भी जनसंख्या विरले ही मिलती है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र भी जनसंख्या विहीन है, वहां पर न के बराबर जनसंख्या मिलती है, क्योंकि वह वहां न तो खेती होती है और न ही वहां पानी की उपलब्धता होती है। अब मैंने इसको कैसे बड़ा लंबा कर दिया, आप अपने उत्तर को बहुत आसानी से बड़ा कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपकी फैक्ट वाली बात। आगे बढ़ते हैं कि भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ है पूरे देश में, दुनिया में। अगर भूमि का उपयोग हो रहा है तो किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोग हो रहा है? सबसे ज़्यादा भूमि का अगर कहीं उपयोग हो रहा है तो वो हो रहा है कृषि कार्य में। खेती के लिए बड़े बड़े खेत बने हुए हैं, खेतों में खेती हो रही है, भूमि उर्वर है तो उपजाऊपन और उपज भी दे रही है, प्रोडक्शन भी दे रही है। तो भूमि का उपयोग का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है कृषि कार्य में। दूसरी बात करें कि भूमि का उपयोग और कहाँ हो रहा है, तो वानिकी में। वानिकी समझते हैं, उद्यानिकी, वानिकी, फल फूल पेड़ पौधे सब्जी सब उगाना, सब वानिकी कहलाता है। तो वानिकी में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा खनिज तत्वों को निकालने के लिए, आपको पता ना कि ये पेट्रोलियम कहाँ से आ रहा है, ये कोयला कहाँ से आ रहा है, जिस लोहे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, कोई भी धातु या धातु कोई भी चीज़ जो खनिज के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से, उसके लिए हमें ज़मीन तो चाहिए ना, खोदनी पड़ेगी, उसको खनन करना मतलब ज़मीन की खुदाई करना। तो ऐसे में खनन वाले एरिया का भी हमें भूमि का उपयोग भी खनन के रूप में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी ऊर्जा की पूर्ति कर रहा है, हमारे संसाधनों की पूर्ति कर रहा है। बात करें सड़क में, तो सड़क बनाने के लिए भी हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। आप जहाँ भी जाते हो आपको सड़क ही मिलती है, जब भी आप गाड़ी बाहर निकालते हो घर से तो सड़क वहीं से शुरू हो जाती है। तो सड़क के लिए भी हम भूमि की ज़रूरत पड़ती है। और भूमि का उपयोग हम लोग उद्योग धंधे सेटअप करने में भी करते हैं। बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज आपने देखी है कभी कभार, अगर आपने कहीं घूमते हुए बड़े बड़े उद्योग धंधे देखे हो आपने, तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो तो बहुत बड़े एरिया में फैली होती है, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर रही होती है। तो ऐसे में जितना बड़ा उद्योग होगा उतनी ज़्यादा जगह वो क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा।
भूमि के उपयोग के तरीके कौन कौन से, ये तो हमने उपयोग समझ लिया कि कहाँ कहाँ हो रहा था, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है कि भूमि के उपयोग के तरीके कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। तो भूमि के तरीके के दो उपयोग, भूमि को उपयोग करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है आपका भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। तो अगर भौतिक कारक को अभी हम ना समझे और मानवीय कारक की बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि ये हमसे कनेक्ट है, देखिए भूमि का उपयोग मानव, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी के लिए करते हैं। जैसे कोई मशीनें बना रहे हैं, कोई मशीनें का काम हो रहा है, तो वो तो भूमि उसके लिए चाहिए। साथ ही साथ जनसंख्या के लिए कैसे चाहिए, जनसंख्या अपनी पूर्ति के लिए खेती तो करेगी, जनसंख्या अपने आवास घर वगैरह तो बनाएगी। तो जनसंख्या एवं प्रौद्योगिकी के कारक है जो भूमि का उपयोग कर सकता है। तो देखिए प्रौद्योगिकी कैसे करती है, प्रौद्योगिकी मशीनों के द्वारा, इनके द्वारा हम लोग भूमि का सही उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग का तरीका बता रहा है कैसे उपयोग करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि खनन के रूप में भूमि का उपयोग कैसे करोगे आप, तो खनन बिना मशीनों के मुश्किल है कि कर सकते हैं। लोग कितना कुछ काम करें, लेकिन मजदूर वर्ग भी करेंगे तो बहुत धीमा होगा। लेकिन अगर मान लो मशीनें लगा दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये, तो मशीनें लगा दी जाए तो वो क्या करेगी, प्रौद्योगिकी उसको खनन करके आराम से निकाल लेगी। तो भूमि का तरीका एक तो हमने ईजाद कर दिया, एक तो प्रौद्योगिकी द्वारा, जनसंख्या समझ रहे हम लोग कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं खेती के द्वारा। दूसरा भौतिक कारक, भौतिक कारक कैसे, भौतिक कारक की भूमि का उपयोग स्थलाकृति भी कर रही है, मतलब बहुत सारी जगहों पर पठार हैं, पर्वत है, तो ये भी तो भूमि का हिस्सा घेर रहे हैं ना। तो पर्वत, पठार, जितनी भी ऊंची ऊंची स्थलाकृतियां हैं वो सब इसका जगह घेर रही है। उसके अलावा मृदा, भूमि के ऊपर मृदा की एक परत, मृदा मतलब मिट्टी की परत बिछी हुई है, तो मिट्टी भी भूमि का उपयोग कर रही है। उसके अलावा जलवायु भी भूमि का उपयोग करती हैं। खनिज संपदा और जल, ये सब भूमि पर ही मिलते हैं ना। तो जो भी चीज़ भूमि पर मिलती है सब भौतिक कारक है, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है, और जहाँ इंसानों का हस्तक्षेप है वो मानवीय कारक है। तो भूमि का उपयोग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, भौतिक कारक के रूप में और मानवीय कारक के रूप में। आपको ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। ये याद रख के आप उत्तर लिखोगे तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इनको भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हम भूमि के उपयोग की बात करें तो भूमि का जो विभाजन है वो कैसे किया जाता है, कितने प्रकार की भूमि होती है। तो भूमि का जो विभाजन किया गया है, देखिए वैसे तो भूमि पर किसी का अधिकार नहीं होता है, प्राकृतिक चीज़ है, गॉड गिफ्टेड, भगवान ने हमें सौंपी है। लेकिन फिर भी हम इंसानों ने भूमि को दो तरीकों से बांट दिया है। तो कैसे बांट दिया है, हमने स्वामित्व के आधार पर बांटा है। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि दो तरह की होती है। एक तो वो जो पर्सनल होती है, किसी की निजी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि सर कि पापा अपने पास कितनी ज़मीन है, तो बताएंगे कि जो घर है इसके नीचे जो ज़मीन है वो अपनी है, या वो भी बता देंगे कि अपने आसपास के जो खेत है ये भी अपने हैं। तो उनके पास क्या प्रूफ रहेगा कि अपनी है, तो उनके पास डॉक्यूमेंट रहेगा। तो ऐसे में वो भूमि जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड है वो क्या कहलाएगी, प्राइवेट, निजी भूमि कहलाएगी। लेकिन उसके अलावा कुछ सामुदायिक भूमि भी होती है। सामुदायिक भूमि मतलब जिस पर सभी लोगों का अधिकार, पब्लिक प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं या सरकारी भूमि भी बोल सकते हैं उसको। तो ये निजी भूमि में स्वामी कौन होता है, वो व्यक्ति खुद होता है। लेकिन सामुदायिक भूमि में पूरा समुदाय ही स्वामी रहता है। यानी अगर कोई सरकारी, अगर मान लो एक गांव की बात कर लूँ मैं, एक गांव में एक सरकारी भूमि बहुत बड़ी पड़ी हुई है और उसमें घास उग रही है, तो पूरे गांव के लोग अपने मवेशियों को चरा सकते हैं, चारा वारा खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो वो समुदाय की भूमि है, तो सारे समुदाय उसको इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, सरकारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी सरकारी भूमि या जगह होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो भूमि को स्वामित्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक निजी स्वामित्व की और एक सामुदायिक स्वामित्व की भूमि। समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से इस बात को। अगर हम लोग इसकी बात करें, सामुदायिक भूमि की बात करें, तो सामुदायिक भूमि क्या होती है। निजी भूमि तो बहुत सिंपल सा है कि निजी भूमि में वही व्यक्ति उपयोग कर सकता है जिसके नाम से, उसके परिवार वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो चाहे तो अपनी भूमि अपने बेटे, अपने जो आने वाली पीढ़ी उसके नाम कर सकता है। यही तो होता है दोस्तों। हमें जो भूमि मिलती है वो हमें पूर्वजों से मिलती है। हमारे पिताजी हमें भूमि देते हैं, जो भी ज़मीन उनके नाम पे होगी, जो प्रॉपर्टी होगी वो हमें देते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को देंगे। तो व्यक्तिगत जो भूमि होती है ना, निजी भूमि, वो तो वैसे काम करती है। लेकिन बात करते हैं ये सामुदायिक भूमि का मतलब क्या होता है। सामुदायिक भूमि का जो उपयोग होता है वो कौन करते हैं, समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जो मान लो किसी गांव में, तो उस गांव के सारे लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चारे के रूप में, चारा उगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चारा उग रहा है और मवेशियों को खिला रहे हैं। नट के रूप में, नट उगाने में, औषधियों के रूप में, बहुत सारी औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ भी मिलती है उसमें। तो क्योंकि देखिए, अब मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, ये सब भी तो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ ही है, मतलब एक शासकीय है ना, सरकारी भूमि है।
सामुदायिक स्वामित्व की भूमि होती है। हालांकि हमें इसका इस्तेमाल तरीके से करना होता है, हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना भी ना काटे पेड़ को कि भी हमें बाद में पेड़ ही ना मिले। हमारे भाई पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ को हम नहीं काट सकते, ज़्यादा भी नहीं काटना, इतना काटना कि उपयोग हो जाए और इतने उससे ज़्यादा हमें पेड़ पौधे रोपना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर आप जीवन में एक पेड़ काटते हैं तो 10 लगाना चाहिए। तो इतने पेड़ पौधे लगाएंगे तो फिर क्या होगा, पेड़ों की जो संख्या उसमें कमी नहीं आएगी। हर इंसान को ये करना चाहिए। ये जो सामुदायिक भूमि होती है इसका एक और नाम है साझा संपत्ति। तो अगर आपसे पूछा जाए ना प्रश्न में कि साझा संपत्ति किसे कहते हैं, तो साझा संपत्ति किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं साझा संपत्ति, सामुदायिक भूमि को। अब बात करते हैं हमारे अगले, जो उसमें अगली चीज़ बताई गई वो क्या बताई गई है कि सामुदायिक भूमि पर अनाधिकृत हस्तक्षेप क्यों हो रहा है। एक तो सामुदायिक भूमि जो होती है ना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी या सरकारी भूमि होती है, उस पर अनाधिकृत मतलब कुछ लोग उसमें ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। ये क्यों हो रहा है? अनाधिकृत मतलब है तो समुदाय के लिए, लेकिन उस पर अनाधिकृत हस्तक्षेप हो रहा है, जिसकी अधिकारिता यानी उसको आधिकारिक अप्रूवल भी नहीं मिल रहा सरकार से, लेकिन फिर भी वो कब्जा कर लेते हैं। तो क्यों हो रहा है? व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां जो क्या कर रही है, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर इंडस्ट्री डाल रही है। तो व्यापारिक एरिया बनाने के लिए वहाँ पर भूमि को कवर कर रही है, सामुदायिक भूमि को छीन रही धीरे धीरे लोगों से। उसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने के लिए, मान लो किसी शहर में बहुत बड़ा एरिया सरकारी भूमि का है, सरकारी भूमि का अगर बहुत बड़ा एरिया है तो ऐसे में मान लो नगर, वो शहर है और शहर को बड़ा करना है, तो सरकार क्या करती है, उस भूमि को जो है नगर बनाने के, एक मकान बनाने में दे देती है तो वो समुदाय की भूमि, लेकिन धीरे धीरे घर बनाती है सरकार, गवर्नमेंट खुद प्लॉट काट देती है, गवर्नमेंट खुद लोगों के लिए मकान बना के दे देती है। तो कहीं ना कहीं नगरीय क्षेत्रों में जो घर बनाए जा रहे हैं, उन घरों की वजह से भी सामुदायिक भूमि जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं। कृषि भूमि का विस्तार कैसे कर रहे हैं? जो खेती योग्य भूमि होती है उसको और बढ़ा रहे हैं, और सामुदायिक भूमि जो होती है उसमें भी खेती करना शुरू कर दें। अपनी निजी तो है ही है, दूसरी भूमि पर भी वो लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अनाधिकृत हस्तक्षेप करके उसको कब्जा कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी जो सामुदायिक भूमि है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो भूमि एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे सिक्योर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भूमि का जो क्षरण हो रहा है, भूमि का जो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसका ज़्यादा पैमाने पर जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से होता है। कौन से पैमाने पर? कृषि एवं निर्माण गतिविधियां करते हैं, उसकी वजह से भूमि का नष्ट हो रहा है, भूमि समाप्त हो रही है। तो ये कृषि और निर्माण क्या होता है? निर्माण मतलब होता है मकान बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये सब निर्माण में आता है। व्यापक पैमाने पर ये दोनों चीज़ हो रही है देश में। तो भूमि का उपयोग हम लोग जब व्यापक पैमाने में करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगी, समस्या तो पैदा होगी ही होगी। तो इससे समस्या क्या पैदा हो रही है? भूमि के व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल करने से समस्या क्या क्या पैदा हो रही है, इन समस्याओं की चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन सी समस्या है? जब भूमि का कृषि कार्य में उपयोग करोगे या निर्माण कार्य में ज़्यादा उपयोग करोगे तो समस्या क्या होगी? पहली समस्या होगी कृषि का निम्नीकरण। निम्नीकरण मतलब कृषि भूमि कम होती, क्षमा करें, भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि जो बची हुई थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि खेती और निर्माण गतिविधियों में जा रही है। दूसरा है भूस्खलन। ज़्यादातर निर्माण करने के लिए और कृषि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं। अब जब पेड़ काटेंगे तो पेड़ क्या करते हैं, पर्वतों को, मिट्टियों को जकड़ के रखते हैं। जैसे पेड़ काट दोगे तो बारिश के साथ क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ टूट के नीचे गिर जाते हैं। भूस्खलन मतलब समझते हो? भूस्खलन मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा टूट के अलग हो जाता है। जैसे कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में, हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में अक्सर बरसात के दिनों में रोड पर बड़े बड़े पत्थर आकर के गिर जाते हैं। कई बार समुद्र या नदियों में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ टूट के गिर जाता है। ये क्यों गिर रहा होता है? ये हमारी मानवीय गतिविधियों की वजह से होता है। तो और बात कर लेते हैं। उसके अलावा और मृदा अपरदन हो रहा है। कृषि से क्या हो रहा है? ज़्यादा कृषि करने की वजह से मृदा अपरदन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग कृषि करें तो मृदा को नुकसान नहीं होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कि पेस्टिसाइड, केमिकल सब कुछ छिड़काव कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन नदियाँ लगातार बह रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये भूमि जो है वो धीरे धीरे और उसकी पकड़ कमज़ोर हो रही है, वो चली जा रही है बह करके। तो मृदा अपरदन हो रहा है। और मृदा अपरदन का मतलब खाली मृदा का बह जाना नहीं होता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है, मृदा बंजर भी हो रही है, तो उसको भी मैं बोल दूँगा कि भाई मृदा अपरदन के जैसा ही कुछ है कि मृदा खत्म भी हो रही है ज़्यादातर। मरुस्थलीकरण भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग कृषि कर रहे हैं और निर्माण कार्य करने की वजह से हमने उन इलाकों में जहाँ पर बलुआ मिट्टी पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात कर लेते हैं हम लोग, वहाँ पर थार मरुस्थल है। तो थार के मरुस्थल में अक्सर हवा चलती होगी तो वो रेत उड़ उड़ के आगे जाती होगी।
अब भाई मान लो ये थार का मरुस्थल, ये हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया इतना वाला एरिया, और इसमें जो थार का डेजर्ट है वो कितना बड़ा है, मान लो मैं इसको डिनोट कर दूं कि थार का डेजर्ट जो है ये इतना बड़ा थार का डेजर्ट हमारे पास में है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ तक तो पूरा मरुस्थल, यानी यहाँ पर जो है बलुआ मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। अब बलुआ मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो ये बलुआ मिट्टी क्या करेगी, अब मतलब बालू रेत जो होगी, हवा जो चलेगी, जब हवा चलेगी तो हवा इसको उड़ाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपने पेड़ पौधे लगा दिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, या झाड़ियाँ लगा दी तो उसको रोक लेगी। लेकिन हमने वो झाड़ियाँ भी काट दी, पेड़ पौधे भी काट दिए, क्योंकि हमको कृषि कार्य करना है, तो वो धीरे धीरे बलुआ मिट्टी उड़ उड़ के यहाँ तक इकट्ठा हो जाएगी, और धीरे धीरे मरुस्थल क्या हो जाएगा, फैलता हुआ एक दिन पूरे देश में फैल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का बड़ा होना। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मानवीय कारक जिम्मेदार है। कुल मिला के भूमि का जो समस्या का जो मेन कारण है वो मानव का उपयोग करना ही, हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं। और बढ़ती जनसंख्या के कारण भी बड़ा एक विनाश हो रहा है भूमि का। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण हो क्या रहा है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है भूमि का विनाश, वन का विनाश, और कृषि योग्य भूमि का भी विनाश हो रहा है। मतलब कृषि योग्य भूमि भी धीरे धीरे कम हो रही, क्यों, क्योंकि कृषि करने की मान लो भूमि है और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही, तो सबके लिए घर चाहिए। अब देखिए आपने तो सुना होगा ना कि एक बड़ा परिवार होता है तो उसमें बेटे बेटियां सब कुछ होते हैं। जब बेटों की शादी हो जाती है तो वो सेपरेट अलग हो जाते हैं। पहले जब एक घर में सब लोग रहते हैं, अब नया घर बनाना पड़ेगा। जब नए नए मकान बनाएंगे तो मकान किस चीज़ पे बनते हैं भाई, हवा में तो नहीं बनेंगे, भूमि पे बनेंगे ना। तो भूमि पे बनाना पड़ेगा, तो भूमि कहाँ से आएगी, ऑलरेडी जो भूमि उतनी ही है, ज़्यादा तो नहीं ला सकते हम लोग। तो ऐसे में क्या होगा, जो कृषि योग्य भूमि होगी उस पर भी लोग मकान बनाना शुरू कर देंगे। तो हम लोग कृषि योग्य भूमि पर मकान बना रहे हैं। उसके अलावा कहीं जंगल में, हर गांव में कहीं ना कहीं बहुत सारे हजारों लाखों पेड़ होते होंगे पहले, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, हमारे कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, मकानों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। देखिए भूमि तो 1950 में भी उतनी थी और भूमि तो 2022 में भी उतनी ही है, लेकिन 2050 में जनसंख्या कम थी, 2022 में जनसंख्या दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। तो आवश्यकता की पूर्ति करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी ना। तो हमें कृषि योग्य भूमि तो ज़्यादा चाहिए। तो कृषि योग्य भूमि को बनाने के लिए हमें वन खत्म करने पड़ेंगे। वन को काट के कृषि में बदला, और कृषि योग्य भूमि के लिए हमने घर में बदल दिया। तो कहीं ना कहीं ये विनाश का कारण जो है ना, वो कौन है, जनसंख्या के कारण ही हमारे यहाँ पर भूमि का विनाश हुआ है। दो प्रकार की, वन योग्य और कृषि योग्य भूमि। इससे प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। अब डर क्या हो रहा है कि अगर हम लोगों ने लगातार जनसंख्या की आपूर्ति के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों को दरकिनार कर दिया और इनको हम लोगों ने ऐसा इस्तेमाल किया कि ये खत्म ही हो जाए, तो फिर जल्द ही ये खतरा पैदा हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का। क्योंकि प्रकृति जो है ना, एक समय तक अपने आप को रिकवर कर लेती है, लेकिन ज़्यादा नुकसान करोगे तो प्रकृति भी अपने आप को रिकवर नहीं करेगी। फिर हमें दूसरा ग्रह ढूंढना पड़ेगा जीने के लिए, पृथ्वी जीने योग्य नहीं बचेगी। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न हमारा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें करना चाहिए वो क्या है, भूमि संसाधन का संरक्षण। इस भूमि संसाधन को हम लोग संरक्षित कैसे करें। तो कुछ तरीके यहाँ पर बता रहा हूँ, इन तरीकों को अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे भूमि संरक्षण के तरीके, अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ इनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दोगे तो आपका बड़ा उत्तर भी हो जाएगा। कैसे वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भूमि को संरक्षण के तरीके। भूमि को अगर बचाना है, भूमि के कटाव को बचाना है, भूस्खलन को बचाना है, चट्टानों को टूटने से बचाना है, तो वन रोपण करो, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा वृक्ष लगाओगे उतना ही फायदा होगा। भूमि का उद्धार करना पड़ेगा। उद्धार का मतलब ये है कि जो भूमि जो है जो खत्म होने वाली है उस भूमि को रिवाइव करना पड़ेगा। उद्धार करने के लिए वही पेड़ लगाने ही पड़ेंगे आपको। उसके अलावा रासायनिक कीटनाशक का जो उपयोग है वो कब बंद करना पड़ेगा, इसका मैं कर दूं, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग कम करना पड़ेगा, कम करने पड़ेंगे। इनके ज़्यादा होने से भूमि जहरीली हो रही है तो कम करने पड़ेंगे, ये लिख दूं मैं। नेक्स्ट है उर्वरकों का विनियमित उपयोग। तो रासायनिक कीटनाशकों का भी उपयोग विनियमित, मतलब जितनी आवश्यकता उतनी ही करना, ज़्यादा नहीं करना होता है। जो लोग किसान फैमिली से हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे, और जो लोग नहीं भी है उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। होता क्या है कि किसान जो है पिछले साल जितना उर्वरक और जितना रसायन छिड़काव करता है, अगले साल उतना नहीं करेगा, उससे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी बराबर लेनी है। हर साल किसान को कुछ ज़्यादा ही अमाउंट छिड़कना पड़ता है पिछले साल से। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रसायन और उर्वरकों का उपयोग जो होता है वो पंजाब और हरियाणा राज्यों में होता है।
अब वहाँ पर ये नौबत आने लगी है कि वहाँ की जो भूमि है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। कितना ही आप रसायन डाल दो लेकिन प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। वहाँ की जो मिट्टी है वो खारी होना शुरू होगी, अम्लीय मिट्टी होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भूमि खत्म ही हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसका उपयोग विनियमित तरीके से करना चाहिए। उसके अलावा अतिक्रमण पर रोक करना पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा अतिक्रमण कर रहे बहुत सारे लोग जो है, सरकारी भूमि जो शासकीय भूमि होती है उस पर कब्जा करना शुरू कर देते, तो इस अतिक्रमण पर भी रोक लगानी चाहिए। तो अगर ये सारे काम कर देंगे तो भूमि का संरक्षण बिल्कुल हो जाएगा। तो भूमि संरक्षण के ये सारे तरीके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है भूमि। भूमि के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भूमि कितने % में है, इसका उपयोग कैसे करते हैं और कारक कौन कौन से है, खतरा किससे है भूमि को, और संरक्षण कैसे करना, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे मृदा के बारे में, और मृदा के बाद जल के बारे में बात करेंगे। तो मृदा क्या है, मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए, मृदा संरक्षण के तरीके क्या क्या है, इसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो मृदा का सिंपल सा फंडा है। मिट्टी आप समझते हो ना, जब भी आप अभी जस्ट वीडियो देखने के बाद अगर घर से बाहर निकलोगे, जैसे आप घर से बाहर निकलोगे, अगर आपके घर के बाहर रोड नहीं है तो आपको मिट्टी ही मिलेगी, और मिट्टी को आप खोदते जाओगे, थोड़ा खोदोगे तो आपको मिट्टी की एक परत मिलती जाएगी। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, मिट्टी आपको बहुत गहराई तक नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी की परत है वो ज़्यादा मोटी नहीं, वो पतली ही परत होती है। तो भूपृष्ठ पर जो दानेदार होती है ना, उसको आप उठा के देखना, मिट्टी को ऐसे ऐसे बिखरोगे तो दाने दाने मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो बनता है यार मिट्टी आई कहाँ से होगी। तो पहली बात तो है कि मिट्टी जो है ज़्यादातर जगह से जो मिट्टी बनती है वो चट्टानों के टूटने से, छोटे छोटे टुकड़े होने से भी बन जाती है। तो आपको इसलिए वो दानेदार चीज़ें दिखती है उसमें। तो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, मैं पतली बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मोटी नहीं होती वो, को ही जो भूमि के सबसे निकटता से जुड़ी होती है, जो भूमि से बिल्कुल टच में रहती है लेकिन भूमि के ऊपर होती है पतली सी परत दानेदार कणों की, उसी को हम लोग मिट्टी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दानेदार है बिल्कुल। तो ऐसे नहीं, और भी तरह की मिट्टियाँ होती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती है। दोमट मिट्टी, रेगर मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुआ मिट्टी, है ना, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बहुत प्रकार की मिट्टी आपने नाम जरूर सुने होंगे, कछारी मिट्टी। तो मृदा जो है, मृदा दानेदार कणों की आवरण की पतली परत को कहते हैं, जो कि भूमि के बिल्कुल करीब होती है। ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, अगर इसको डेफिनेशन में पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न में तो आप लिख सकते हैं। बात मेन ये आती है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी के निर्माण के बहुत सारे तरीके हैं। तरीका नंबर 1, चट्टानों से प्राप्त खनिजों से। चट्टानों में जो खनिज संपदा प्राप्त होती है उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानें जब टूटती हैं तो टूटने के बाद वो बिल्कुल बिखर जाती है, बिखरने के बाद उनमें जो खनिज संपदा उत्पन्न होती है, उन खनिज संपदा से ही उस मिट्टी को उर्वरा शक्ति मिल जाती है। तो खनिज जो होते हैं उनकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा, जैव पदार्थों से भी मिट्टी का निर्माण होता है। जैव पदार्थों से कैसे, जितने भी पेड़ पौधे ये पत्तियां तो गिराते हैं, पत्तियां गिराते तो पत्तियां सड़ गल जाती हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि छोटे मोटे कीड़े वीड़े की बात कर लो, छोटे मोटे कीट हो या कोई जानवर भी हो, जानवर जब मर जाते हैं, देखिए इंसानों का तो अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कम्युनिटीज़ में, कुछ धर्मों में इंसानों को जो है शव को दफन किया जाता है। तो दफन करने में क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन, अपघटन होगा, वो मिट्टी में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जैव पदार्थों की वजह से भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण हो जाता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। भूमि से प्राप्त खनिजों से, अभी हम लोगों ने चट्टानों की बात कर ली थी, और भूमि के अंदर भी जो खनिज होते हैं, चट्टान टूटी तो भी खनिज है, भूमि के अंदर से खोदोगे तो भी आपको खनिज तत्व मिल जाएंगे, उससे भी मृदा का निर्माण होता है। एक होता है अपक्षय की क्रिया से बनती है। ये अपक्षय क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। अपक्षय की क्रिया से भी मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए अपक्षय किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये चट्टान है ना, ये चट्टान है। अब क्या हो रहा है, हमें पता है कि सूरज लगातार सालों से रोशनी दे रहा है, सूरज लगातार 5 बिलियन साल से जल रहा है, और 5 बिलियन साल से जल रहा है अगर सूरज, तो वो डेफिनेटली पृथ्वी को गर्म तो कर रहा होगा सालों से ही। इतनी तेज गर्मी निकालता है ना सूरज, आज भी कितनी गर्मी निकलती है सूरज से, तो सालों पहले भी निकल रही होगी। तो सूरज लगातार इस चट्टान को गर्म कर रहा है। अब आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी, किसी चीज़ को गर्म करते तो फूल जाती है, ठंडा करते तो सिकुड़ जाती है। तो गर्म करने पर फूलेगी, और रात के समय में सूरज नहीं होगा तो चट्टान फिर से सिकुड़ेगी। बार बार गर्म होकर फूलेगी, सिकुड़ेगी, फूलेगी, सिकुड़ेगी, तो चट्टानों में पड़ जाते हैं क्रैक। तो इस चट्टान में पड़ जाती है दरारें पड़ गई चट्टान में। तो दरारें से क्या हो गया, अब चट्टान टूटने लगी है, ठीक है, तो दरार हो गई। ये चट्टान टूट जाती है अपने स्थान पर,
तो अपक्षय की जो डेफिनेशन है वो क्या है? अपक्षय की जो डेफिनेशन है वो है कि चट्टान का अपनी जगह पर टूटना, अपनी जगह पर कमजोर होना, चट्टानों का अपनी जगह पर कमजोर होना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ये बात ध्यान रखना आप, अपनी जगह पर टूटना अपक्षय कहलाता है। अब चट्टानें टूट तो गई, लेकिन मिट्टी में बदलेगी कैसे? अब लगातार हवा और पानी उससे टकरा रहा है, क्योंकि हवा तो चलती है और पानी बहता है, ये एक जगह रुकते नहीं है। तो जैसे ही चट्टाने से टकराएंगे हवा और पानी, अपने साथ उन टुकड़ों को बहा के ले जाएंगे और ये टुकड़े पानी के साथ बहते बहते और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे और धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाएंगे और एक जगह इकट्ठा कर देगी नदी उनको। तो ऐसे होते ही मिट्टी का निर्माण। देखिए यूपी और बिहार में तो वैसे भी आपको पता ना, गंगा नदी बहा के लाती है। गंगा नदी जब हिमालय से बह के आती है तो वो क्या लेके आती है? गाद इकट्ठा करके लाती है, वही तो मिट्टी होती है। और हमारे यहाँ तो कौन सी दोमट मिट्टी पाई जाती है? जो दोमट मिट्टी होती है, जिसको हम लोग एलिवियल सॉइल भी बोलते हैं, है ना, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से, बड़ा फेमस नाम है उसका। ये जलोढ़ मिट्टी देखी होगी आपने, यूपी और बिहार के एरिया में, पूरे एरिया में मिल जाती है। तो ये नदी जब बहा के लाती है तो वो चट्टानों के टुकड़े को तोड़ तोड़ के लाती है और बिछा देती है मैदानों में, इसी से बनती है मिट्टी। तो ये अपक्षय की क्रिया की वजह से होता है। एक्चुअल में अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, 3 क्रिया होती है। खनिज एवं जैव पदार्थों के मिश्रण से मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। जितने भी खनिज और जितने भी जैव पदार्थ है, जैव पदार्थ मतलब सड़े गले पदार्थ या पत्तियों के सड़ने से या जानवरों के अवशेष से, इन सभी की वजह से क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्यों बढ़ती है? खनिज और जैव पदार्थों की वजह से बढ़ती है। एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि जिस मिट्टी को हम लोग उठाते, रोज अगर आप मिट्टी को उठाओगे भी, तो आप सोचिए उस मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत भी आप नापोगे ना, तो उस मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत में सैकड़ों साल लग जाते हैं, कई सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर परत बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो इतने साल में वो मिट्टी बनती है, इसलिए मिट्टी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सालों की मेहनत है वो प्रकृति की, और बनती प्रकृति से ही, हम लोग नहीं बना सकते उसको। तो अपक्षय की क्रिया क्या है? अभी मैंने आपको समझा वही। अपक्षय की क्रिया क्या होती है? मैंने अभी आपको डेफिनेशन क्या बताई? चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, चट्टानों का अपने स्थान पर कमजोर होकर टूटना क्या कहलाता है? चट्टानों का अपने स्थान पर कमजोर होकर टूटना क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका अपक्षय की क्रिया। तो कैसे होती है ये? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो चट्टान है तापमान परिवर्तन से होता है। जब तापमान बढ़ता है तो चट्टानें फूलती है, कम होता है तो सिकुड़ जाती है, तो क्रैक पड़ जाते हैं। दूसरा तुषार क्रिया से होता है। ये तुषार क्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग, इसको समझिएगा जरा। तुषार क्रिया की वजह से भी अपक्षय होता है। ये चट्टानों का टूटना ही अपक्षय कहलाता है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन दी, चट्टानों का अपने स्थान पर कमजोर होकर टूटना अपक्षय कहलाता है। तो कमजोर कैसे होगी चट्टानें? इस तुषार क्रिया से। तुषार का मतलब होता है पाला। पाला मतलब ये जो ठंडी के दिनों में बर्फबारी होती है ना, हल्का फुल्का बर्फबारी जो होती है, उसको तुषार बोलते हैं, पाला बोलते हैं। तो क्या होता है कि मान लो ये कोई चट्टान है जिसमें ये जगह बची हुई है, तो यहाँ पर पाला गिरा लगातार, तो पाला गिरने की वजह से इकट्ठा हो गए, है ना, ये पाला गिरने की वजह से इकट्ठा हो गया। इसमें हल्की सी दरार थी मान लो, और पाला इकट्ठा हो गया। अब क्या होता है? पाला गिरता है, तो पाला गिरता है, पानी में कन्वर्ट हो गया, पानी बन गया। मान लो ये जो आपका मैं इसकी डेफिनेशन नहीं मिटा रहा हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। मान लो फर्ज करो कि आपकी चट्टान है और ये पाले से कैसे टूट रही है। ये आपकी चट्टान है, ठीक है। इस चट्टान में क्रैक पड़ा हुआ है, ये क्रैक पड़ा हुआ है, ये चट्टान में क्रैक पड़ा हुआ है। ये ऐसी चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान, समझना इसको। ऊपर से क्या हो रहा है? पाला गिर रहा है ना, पाला गिर रहा है और पाला यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब ये क्या हो गया? मान लो जम गया और बर्फ में बदल गया, ठीक है, जम करके बर्फ में बदल गया। बर्फ में बदलने की वजह से क्या होता है? जब भी पानी बर्फ में बदलता है तो क्या होता है? फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। आप कभी कभार क्या करना, अपने घर पे जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना, जो पानी पीते हैं, बिस्लेरी वगैरह की जो भी बोतलें होती है, उसमें क्या करना, पानी भरना, उसका ढक्कन लगा के फ्रीजर जो होता है ना, फ्रिज के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसमें डाल देना उसको, और थोड़ी देर बाद देखना कि वो क्या, वो बोतल आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। क्योंकि जब भी पानी से बनता है बर्फ तो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन आता है, जिससे क्या होगा? इस चट्टानों को ये चट्टाने, ये जो बर्फ होगा इस चट्टानों को ऐसे धकेलेगा, तो ये दरार और बड़ी हो जाएगी।
ऐसे इस तुषार क्रिया की वजह से सालों लगने के बाद धीरे धीरे चट्टान ब्रेक होकर अलग हो जाएगी और इसी को बोलते हैं तुषार चीरण या तुषार क्रिया, जिससे हमारे यहाँ पर क्या होगी, धीरे धीरे टूट जाएगी चट्टानें और चट्टानें टूट के क्या हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं अपक्षय की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट बात है इसमें शेलों का टूटना और क्षय होना। शेल का टूटना मतलब जो भी चट्टानें होती है वो टूट करके धीरे धीरे छोटी छोटी रेत के माध्यम रेत के फॉर्म में या मिट्टी के फॉर्म में बदल जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं शेलों का टूटना। शेल मतलब चट्टानी होती है। तो अपक्षय की क्रिया का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ये तो कैसे कैसे होती है ये है, लेकिन उसका ओरिजिनल डिफिनेशन क्या है, चट्टानों का अपने स्थान पर कमजोर होकर टूटना क्या कहलाएगा, अपक्षय की क्रिया कहलाएगा। तो ये तो चीज आपको क्लियर हो गई। मृदा के निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, मृदा के निर्माण कैसे होती है, तो हमने अपक्षय की क्रिया पढ़ ली, लेकिन मृदा के निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन से थे, मेन कारक कौन कौन से हैं। तो मेन कारक की बात करें तो पहला है जनकशैल। जनकशैल मतलब जैसे मान लो आपसे अगर मैं ऐसा कह दूं कि भाई आपको काली मिट्टी कहाँ मिलेगी, तो काली मिट्टी अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे या अपनी किताबों में भी ढूंढने के प्रयास करोगे तो आपको मिलेगा कि यार ये महाराष्ट्र में मिलेगी, ये आपको गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मिलेगी, साउथ इंडिया में भी कुछ हद तक मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा एरिया ये काली मिट्टी का यही है। तो यहाँ कैसे मिल गई होगी, तो यहाँ काली मिट्टी इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पहले बेसाल्ट की चट्टानों का बहुत बड़ा हिस्सा था। वो बेसाल्ट की चट्टानें क्या थी, आग्नेय चट्टान, काले रंग की चट्टान होती है वो। तो धीरे धीरे वो चट्टानें टूटी, टूट टूट करके वो मिट्टी में बदल गई। तो जब काली चट्टान टूट के मिट्टी में बदलेगी तो काली मिट्टी तो बनाएगी, तो इसी वजह से वहाँ पर काली मिट्टी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई जलोढ़ मिट्टी कैसे मिल रही है, यूपी और बिहार में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, उत्तर प्रदेश बिहार का पूरा इलाका जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। तो वो कैसे है, वो ऐसे है कि ऊपर से हिमालय जो है, हिमालय टूट करके आता है, तो हिमालय को धीरे धीरे वो काट करके नदियाँ धीरे धीरे इरोड कर करके जमा कर देती हैं, उससे जलोढ़ मिट्टी बनती है। तो जलोढ़ मिट्टी की जनकशैल कौन होगी, हिमालय, जबकि काली मिट्टी की जनकशैल बेसाल्ट की चट्टानें हो गई जो कि मालवा के पठार के आसपास मिलती है आपको। तो जनकशैल का स्वरूप कैसा है ये डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी बनेगी। दूसरा जलवायु कारक, जलवायु भी बहुत काम करता है। जलवायु पर अलग अलग जलवायु वाले इलाकों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। तो जलवायु में क्या होता है, अब जलवायु का मतलब होता है तापमान, जलवायु का मतलब होता है ह्यूमस, उमस कितनी या मॉइस्चर कितना है, नमी कितनी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके एरिया की मिट्टी कैसी होगी। अगर आप ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जाओगे तो मिट्टी अलग मिलेगी, मैदानी भाग में जाओगे तो मिट्टी आपको अलग मिलेगी, क्योंकि दोनों जगह पर जलवायु अलग अलग है। तो जलवायु भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारक है। उसके अलावा अन्य कारक भी है हमारे पास 3, कि मिट्टी का जो निर्माण होता है ना उसके अन्य कारक कौन कौन से हैं। उसके अन्य कारक स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ अगर आपके देश में यानी हमारा देश में अगर ज़्यादा पर्वत है तो जो स्थलाकृतियाँ पर्वत पहाड़ जो है वो तो उनसे टूट के जो मिट्टी बनेगी वो अलग बनेगी। अगर आपके एरिया में पर्वत पहाड़ कम है तो हो सकता है मरुस्थलीय वाला इलाका है तो वहाँ पर मिट्टी आपको अलग मिलेगी। जैव पदार्थ की बात करें तो जिन इलाकों में पेड़ों की संख्या ज़्यादा होगी या पशुओं की ज़्यादा संख्या होगी तो उनके मरने के बाद या पेड़ों की पत्तियां सड़ने के बाद उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एक जैव पदार्थ एक कारक है। ह्यूमस की मात्रा बढ़ने से प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। निर्माण का समय, सबसे पहली बात सैकड़ों टाइम समय लगता है, सैकड़ों वर्ष, एक मिट्टी की परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो जितना टाइम दोगे मिट्टी को उतनी ज़्यादा परिपक्व हो जाएगी। तो मिट्टी को बनने में सबसे मेन रिक्वायर्ड चीज़ कौन सी होती है, समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने समझा कि मृदा के कारक कौन कौन से, तो मृदा के कारकों पर हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। वो मृदा निर्माण के कारक है, कैसे बनती है, और मृदा निर्माण के को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तो ये चार्ट भी बना दोगे तो आपको उत्तर मिल जाए, आपको नंबर मिल जाएगा। और अगर चार्ट न बना के एक एक अलग अलग भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ये वही चीज़ जो हमने पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा डीप में है ये, कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब किन एरियो में कौन सी मृदा होगी, कैसे डिसाइड होगा, कौन सी चीज़ें ये है जो मृदा के निर्माण में सहायक होती है या उसको प्रभावित करती है। सबसे पहली बात जनकशैल। जनकशैल से पता चल जाता है कि मृदा किस टाइप की है, लाल पीली है कि काली है कि जलोढ़ मिट्टी है। ये इसके जनकशैल से, जिस चट्टान से टूट कर बना उससे पता चल जाएगा। दूसरा है रंग के कैसे पता चलेगा। अगर मान लो बेसाल्ट की चट्टान से बनी है तो काली मिट्टी होगी, लाल पीली मिट्टी अगर है तो उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा होगी। आपको पता ना कि लाल पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके अलावा गठन कैसा है, रासायनिक गुणधर्म कैसे, किसी मिट्टी में क्या पाया जाता है, मतलब
किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है कि फास्फोरस की कमी है कि ह्यूमस की या पोटाश की कमी है। NPK समझते हैं आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, और एक होता है ह्यूमस। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है एक मिट्टी की उर्वरता शक्ति के लिए। तो कौन सी मिट्टी में कौन सी चीज़ पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म। जितने ज़्यादा होंगे, जो सारी चीज़ें होंगी, तो अच्छी उर्वरता हो जाएगी। उसके अलावा खनिज तत्व भी मिट्टी में पाए जाते हैं, ये भी मिट्टी की उर्वरता को या मिट्टी को प्रभावित करते हैं। पारगम्यता, सोखने की क्षमता कितनी है, कितना पानी सोख सकती है, तो सोखने की क्षमता भी डिपेंड करता है। उसके अलावा जो दूसरे जो कारण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। उच्चावच तुंगता, मतलब कितनी ऊंचाई पर स्थित है वो, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो मिट्टी अलग प्रकार की तो मिलेगी ही, लेकिन क्लाइमेट, जलवायु भी अलग मिल जाता है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में जो खेती होती होगी वो बिहार में नहीं होती होगी। तो जम्मू कश्मीर बिहार में अंतर क्या है, बिहार नीचे आ गया है मैदानी भाग में, जम्मू कश्मीर पहाड़ी भाग में आ गया है। तो उच्चावच तुंगता भी जो है वो उसमें काम करती है, प्रभावित करती है। ढाल की बात करें, ढाल मतलब अगर स्लोप एरिया है तो ढाल में कैसी मिट्टी होगी, बहुत पतली परत होगी, ऐसे वहाँ पर खेती करना आसान नहीं हो जाता है। इसके अलावा वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव भी ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस समझते हैं आप, ह्यूमस मतलब वो जो जीव जंतु और पेड़ों पौधों के सड़ने और मरने की वजह से मिट्टी में मिल जाने से जो बढ़ती है मात्रा, वो ह्यूमस की मात्रा होती है। तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने में वनस्पतियाँ जो है, पेड़ जो है वो भी अपना रोल अदा करते हैं। प्राणी जात, सूक्ष्म जीव, सब कुछ अपघटन की क्रिया होती है, उससे जो है मृदा के निर्माण की दर प्रभावित हो सकती है। जितना ज़्यादा अपघटन होगा उतना ज़्यादा तेज बढ़ जाएगी। उसके अलावा जलवायु, ये कारक हमारे जलवायु प्राकृतिक कारक है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाली हैं। लास्ट है हमारा समय, सबसे इंपॉर्टेंट है समय कि जितना समय ज़्यादा दोगे मृदा उतनी ही मोटी परत बनेगी। परिच्छेदिका की मोटाई निश्चित करता है, मतलब समय जो है वो मृदा कितनी मोटी होगी ये समय पर डिपेंड करता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने समझ ली कि कौन सी चीज़ कहाँ से होती है। जनकशैल से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, उच्चावच तुंगता से जुड़ी हुई है, और ये ह्यूमस का निर्माण से ये सारी चीज़ जुड़ी हुई है। इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। जैसे जलवायु बोलते हैं तो उसमें तापमान, वर्षा, अपक्षय सब कुछ उसी में आता है। तो ये मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि भाई मृदा संसाधन के लिए खतरे कौन कौन से हैं। हमारी जो मिट्टी है इसके लिए खतरे वाली चीज़ कौन सी है, मतलब क्या मिट्टी को किसी चीज़ से खतरा हो सकता है। तो मिट्टी का जो खतरा है वो है मृदा अपरदन का। अगर मिट्टी लगातार बह बह के पानी के साथ निकलती गई, ये परत खाली हो गई, तो हम लोग खेती किस चीज़ पर करेंगे। और दूसरा होता है क्षीणता। क्षीणता मतलब मृदा का कम होना भी क्षीणता कहलाता है, या मृदा का समाप्त होना या बंजर होना। तो एक तो मृदा का बंजर होना और दूसरा मृदा का अपरदन होना, दोनों की दोनों समस्याएं मृदा संसाधन के लिए है। लेकिन ये समस्या पैदा क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या क्या है। मानवीय कारक और प्राकृतिक दोनों ही कारक मृदा के निम्नीकरण के कारक है। तो मृदा निम्नीकरण जो है वो क्या होता है, मतलब मृदा का अपरदन और क्षीणता दोनों ही निम्नीकरण कहलाता है। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा कि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, तो आपको फिर भी 2 ही आंसर लिखने पड़ेंगे, मृदा अपरदन और मृदा की क्षीणता। तो मृदा अपरदन और क्षीणता ये ही निम्नीकरण है दोनों, जो मैंने खतरे बताए हैं। तो निम्नीकरण कैसे, अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई खाली इंसान की वजह से ही ये मृदा का निम्नीकरण होता है या मृदा को खतरा है, जबकि प्राकृतिक चीज़ों से भी मृदा संसाधन को खतरा है। अब दोनों खतरों की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानवीय कारक की, कि इंसानों की वजह से इसको खतरा कैसे है, इंसानों की वजह से खतरा कैसे है। पहला है मानवीय कारक में, पहला है वन उन्मूलन। हम लगातार पेड़ काटते हैं, ज्यादा पेड़ काटोगे तो वो मिट्टी को पकड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे मिट्टी बह करके निकल जाएगी। दूसरा अतिचारण, ये जो पशुओं को, मवेशियों को ज्यादा हम लोग चराई करवाते तो अतिचारण की वजह से भी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, धीरे धीरे भूमि जो है बंजर होना शुरू हो जाती है। ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल करने से भी भूमि का जो है कब तक उर्वर होती रहेगी, ज्यादा से ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में जो है अम्ली हो जाएगी, उसकी खारापन बढ़ जाएगा। कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से ये खुद ही एक जहर है, तो जहर का इस्तेमाल करोगे तो मिट्टी जहरीली हो जाएगी और एक समय के बाद वो टॉक्सिकेटेड हो जाएगी और वो उर्वरा शक्ति नहीं रहेगी जो उसकी होना चाहिए। तो ये तो हम जो करते हैं उसकी वजह से होता है। प्राकृतिक कारण कैसे, जिसकी वजह से मृदा को खतरा होता है, जैसे ज्यादा वर्षा होने की वजह से मिट्टियां बह जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेड़ काट दिए थे, तो ज्यादा वर्षा होने की वजह से मिट्टियां बह जाती है।
दूसरा भूस्खलन प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से मिट्टी का बहुत नुकसान होता है, बहुत बड़ा हिस्सा टूट के अलग हो जाता है। और बाढ़, नदियां जब उफान में आती है तो बाढ़ के साथ कई सारी मिट्टी समुद्र में बह करके जमा हो जाती है, तो ये एक बड़ा नुकसान हमें इससे है। तो मृदा के निम्नीकरण के दोनों कारकों की हमने अच्छे से चर्चा कर ली है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मृदा को संरक्षित कैसे किया जाए, या मिट्टी का जो कटाव हो रहा है इसको मिट्टी के कटाव से बचाया कैसे जाए। तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां आपके सामने हैं। ये 7 विधियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारी विधियों को अच्छे से समझा देता हूं कि किस किस विधि में क्या क्या होता है। पहले मैं सारे नाम एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर फोटो के माध्यम से भी मैं आपको विधियां दिखाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी विधियां आपको पता भी हो। नंबर 1, पहली है मल्च बनाना, मल्चिंग करना। दूसरी है वेदिका फॉर्म बनाना। तीसरी है रक्षक मेखला, याद रखना नाम को पूरा पूरा। चौथा है समोच्च रेखी जुताई। 5वां है चट्टान बांध बनाना। 6ठा है समोच्च रेखी रोधिकाएं। और 7वां है बीज की फसल को उगाना। तो बीज की फसल को उगाना, अच्छा ये थोड़ा आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा। अब चट्टान बांध भी थोड़ा लग रहा होगा, चट्टानों से बांध बनाना, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर एक भी चीज़ आपको इसमें से ये नाम याद नहीं है या कभी देखी नहीं तो कोई समस्या नहीं, मैं आपको फोटो के माध्यम से इसको बता देता हूँ। एक एक करके सारी चीज़ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा जो नाम है वो क्या है, मल्च बनाना, मल्चिंग बनाना। मल्च क्यों बनाते हैं? देखिए क्या होता है, कुछ इलाकों में जहाँ पर नमी की मात्रा कम होती है, मिट्टी में नमी खत्म हो जाती है, तो क्या होता है कि जो बीज होता है वो अपनी जड़ें नहीं छोड़ पाता। जब शुरुआत में बीज बोया जाता है ना, तो क्या होता है कि मिट्टी में नमी होना चाहिए, नमी होगी तभी बीज जो है वो अपना जो है जड़ छोड़ करके बीज ऊपर की ओर आता है, मतलब जो है पौधा जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। लेकिन अगर क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से नमी खत्म होगी तो फिर ज़मीन सूख जाएगी और वो जो है जो प्लांट है, जो बीज है वो नहीं उग पाएगा और आपकी खेती खराब हो जाएगी। तो क्या होता है, पौधों के बीच में जो अनवरत भूमि होती है, मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग पौधे कैसे उगाते हैं, ये ऐसे ऐसे हमने एक लाइन में हम लोग रोपते हैं और फिर इस लाइन में रोपते हैं, ठीक है। लेकिन ये बीच की जो जगह दिख रही है ना आपको, ये तो खाली छोड़ देते हैं। तो करते क्या है, नमी को बचाने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए इस बीच वाली जगह को ढक दिया जाता है। इस बीच वाली जगह को ढक दो। अगर प्लास्टिक पेपर हो तो और अच्छी बात है, आजकल तो ऐसे ही प्लास्टिक की जो पॉलीथीन टाइप आता है उससे ढक दिया जाता है। तो इस जगह को ढक दिया तो क्या होता है, इसकी जो नमी है वो बाहर निकल के नहीं गई, मिट्टी की नमी बनी रहेगी। तो ये जो दोनों लाइनें पौधों की, इनको नमी मिलती रहेगी और ये अपना काम कर लेंगे। इसका मतलब ये कि पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। पौधों के बीच की जो अनावरित भूमि होती है, जिस पर हमने जो है बिल्कुल भी पौधे लगाए नहीं है, तो पौधों के बीच की अनावरत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। जैव पदार्थ से ढक दो, या फिर क्या कर दो, गोबर का खाद है वो बिछा दो। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं, पन्नी आती है थोड़ी सी, प्लास्टिक आता है, उसको बिछा देते हैं, वो भी यही काम करता है। तो उससे क्या होगा कि मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो आपको ध्यान इसमें नहीं रखना है जैव पदार्थ प्रवाल से ढक दी जाती है, आपका दिमाग क्या जाना चाहिए, मल्च क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम आर्द्रता को रोकने के लिए लगाते हैं, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई। और ये नमी बनी रहेगी, इस तरह की नमी, ऐसी मृदा में नमी होती तो बहुत वो शिथिल हो जाती ऐसी कुछ, तो नमी बनी रहेगी उससे। दूसरा है वेदिका फॉर्म बनाना। वेदिका फॉर्म जैसे ये वाला जो इस्तेमाल किया जाता है, वेदिका फॉर्म वाला, ये इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर पर्वतीय इलाकों में। जैसे ये पर्वत है आपका, अगर मुझसे कोई बोलेगा तो जरा ये पर्वत पे आप खेती करके बताओ, तो कैसे कोई खेती कर पाएगा, कोई पॉसिबल तो नहीं कि खेती कर पाए। लेकिन अब यहाँ भी फसल उगाओगे, कैसे उगाओगे, क्योंकि पानी गिरेगा तो ये सारी फसल ढह जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन वेदिका फॉर्म में क्या करते हैं, इसी पर्वत को क्या करते हैं, इसे काट देते हैं, इसी पर्वत को काट काट के ऐसे वेदिका फॉर्म में बना देते हैं, ये ऐसे वेदिका फॉर्म में बना देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर खेती कर लो, यहाँ पर खेती कर लो, यहाँ पर खेती कर लो, यहाँ पर, ये पहाड़ों पे ऐसे सीढ़ियों के जैसा बना, जैसे कि एक स्टेडियम में मैच देखने के लिए सीढ़िया टाइप होता है ना, ऐसा चौड़े चौड़े सोपान बना देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसका एक और अच्छा फोटो हमारे पास में ये दिख रहा होगा आपको, ये चाय की खेती के लिए भी होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी होता है इस तरह का।
तो ये जो क्या होता है, ये वेदिका फॉर्म ही इसको कहा जाता है, जिसमें ये पानी से और मृदा को नुकसान भी नहीं होता है, मृदा बहती भी नहीं है, वैसे छोटे छोटे फॉर्म बने जाते हैं, तो पानी भी हमको मिलता रहता है। और ये पर्वतीय ढाल वाले इलाकों में ये किया जाता था कि समतल बना बना के। बात समझ में आ गया? नाम क्या है इसका? वेदिका फॉर्म। वेदिका शब्द समझते हो आप? वेदिका शब्द संस्कृत से आया है, और ये शब्द संस्कृत से कहाँ से आया? हवन वगैरह करते ना, हवन का जो कुंड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं वेदिका, उसी को वेदिका कहते हैं। और उसके जैसा शेप होने की वजह से इसका नाम भी क्या रख दिया? वेदिका फॉर्म रख दिया, और कुछ नहीं है। इसी को हम लोग छत खेती भी कहते हैं, है ना, टेरिस फार्मिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। समोच्च रेखी खेती भी इसी को कहा जाता है। तो ये खेती के और भी नाम है। तो क्या होता है इसमें, जरा पढ़ लेते हैं कि भाई वेदिका फॉर्म में होता क्या। हमने समझ तो लिया, अब इसको शब्दों में पढ़ लेते हैं। चौड़े और समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं। ढाल मतलब यही वाला पर्वत वाला ढाल बनाया जाता है, ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। फसल उगाने के लिए मैं पहले टेढ़ा था, अब हमें सपाट सतल फिर यूं मिल जाता है। तो इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपर्दन दोनों कम हो जाता है। मतलब एक तो पानी भी बह के नहीं निकलेगा, थोड़ी देर रुकेगा, और मृदा का अपर्दन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? उससे आपको फसल मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका है मृदा के अपर्दन को रोकने का। नेक्स्ट है रक्षक मेखला। ये रक्षक मेखला उन इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जो या तो शुष्क हो या तटीय इलाके जहाँ पर हवा बहुत तेज चलती हो। उससे क्या होता है, हवा जो होती है ये क्या करती है, मिट्टी को उड़ा उड़ा के ले जाती है। अब क्या होता है, मान लो कोई आपका खेत है, ये खेत है ना, ये खेत में बहुत तेज हवा चल रही है, यहाँ से ये शुष्क वाला एरिया है, सूखा एरिया है, तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। पेड़ थोड़े से मैं अच्छे से पेड़ बना दूं, इधर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, इस ये पेड़ लगा दिए, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए आपके खेत को बचाने के लिए। अब ये हवा आएगी तो हवा को ये पेड़ रोक लेते हैं। ये फोटो में देख सकते हैं आप, ये एक रक्षक मेखला मतलब एक सेना की तरह बॉर्डर की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं ना, ऐसे ऊंचे ऊंचे ये जो है आपके पेड़ों की संख्या लगा दी जाती है, ताकि उधर वाला जो खेत है उसकी मिट्टी इधर से ना उड़े और ये उसको बचा ले। तो ज़्यादातर उन इलाकों में बनाती है ताकि ये एक तरह का प्राकृतिक रक्षक होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, रक्षक मेखला। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में जहां पर हवा तेज चलती, ध्यान रखना, जहां हवा तेज चलती है, जहां पवन की गति को रोकने के लिए कतारों में, वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मिट्टी उड़ेगी ना तो उसको रोकने के लिए रक्षक मेखला बनाई जाती है। बहुत सिंपल तरीका है ये। नेक्स्ट है समोच्च रेखी जुताई। समोच्च रेखी जुताई का मतलब क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। ये समोच्च रेती जुताई वैसी की वैसी है जैसे कि हमने वेदिका फॉर्म बनाया था, वैसा ऐसा कुछ ऐसा कैसे रहता है, बिल्कुल ये जैसे कि आपको यहाँ देख पा रहे हैं, ये वैसी की वैसी खेती होती है। इसमें भी हम लोग मिट्टी के जो बहाव है, मिट्टी जो अपर्दन हो रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर बचाते हैं। नेक्स्ट है आपका चट्टान बांध। देखिए चट्टान बांध को समझना तो ये आप समझ सकते हैं, ये वाला अगर ऐसा चट्टानों के बीच में खोद करके यानी जगह बना दी जाए तो जो मिट्टी, जो पानी बह रहा है या नदी का जल बह रहा है, वो खेतों में न प्रवेश करके चट्टानों के बीच बहता बहता निकल जाए, इसी को हम लोग चट्टान बांध बोलते हैं। जल के प्रवाह को कम करने के लिए, बहुत तेजी से जल बहता है तो ऐसा ना हो जाए कि खेतों में बह जाए या खेत को ही काट के ले जाए, तो उसके लिए चट्टानी बांध बनाते हैं। चट्टानों का मतलब बड़े बड़े पत्थरों से वो एक एरिया बना देते हैं और गहरा कर देते हैं ताकि पानी उसके सहारे निकल जाए, गली टाइप का। तो कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। तो इस तरह का चट्टान बांध जो होता है आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो है, हालांकि ये प्राकृतिक झरने का फोटो है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों से एक बांध बनाते हैं और जगह छोड़ देते हैं पानी को बहने के लिए। तो पानी कहीं से भी निकलेगा तो इन्हीं से बह के निकल जाएगा, आपके खेत में नहीं घुसेगा और न ही मिट्टी को नुकसान पहुँचाएगा। समोच्च रेखी रोधिकाएँ। समोच्च रेखी रोधिकाएँ क्या होती है? देखिए समोच्च रेखी खेती अलग होती है, जो हमने जुताई का पढ़ा था वो अलग थी, लेकिन समोच्च रेखी रोधिकाएँ कैसी होती है? आप ये फोटो देख रहे हो, इस फोटो में क्या होता है कि कुछ फसलें ज़्यादा पानी में पनपती है, कुछ फसलें कम पानी में पनपती है। ये क्या करते हैं, एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का नुकसान भी नहीं होता और फसलों का नुकसान भी नहीं होता। क्या करते हैं, समोच्च रेखी रोधिकाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, घास, मृदा का उपयोग करते हैं। मतलब
हर एक जो पौधे की लाइन होती है उसके आसपास पत्थरों की लाइन बिछा देते ताकि जो तेज पानी बहेगा तो वो पौधे को लेकर नहीं उड़ेगा। और उसके अलावा क्या करते हैं, रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइया बना देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो ये खेत है तो इसके सामने खाइया बना दी ये वाले, तो पानी क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा और इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तेज पानी भी आएगा तो ये घास की रोधिका बना दी ये वाली, ताकि इससे क्या होगा, ये बीज की जो फसल है इसको नुकसान ना पहुंचे। ये एक तरीका होता है, बहुत कम जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कभी शायद किसी ने इस तरह की खेती जो है देखी नहीं होगी। बीज की फसल उगाना, ये बड़ा अच्छा एक चीज है, बीज की फसल उगाना। इसमें क्या करते हैं, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, वर्षा ज्यादा मात्रा में होती है तो मृदा को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। और एक तो ये भी हम लोग बोलते हैं ना कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनानी है तो बदल बदल कर फसलें बोना चाहिए। अगर आपको बरसात वाली यानी खरीफ की फसल उगाना है तो जायद की फसल के रूप में मूंग की फसल या कोई भी दाल वाली फसल उगा लो। ऐसा बोला जाता है कि दाल वाली जितनी भी फसल होती है उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें एक जीवाणु होता है राइजोबियम नाम का। राइजोबियम नाम का जीवाणु क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है आपकी धरती के अंदर, तो उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, ताकि अगली फसल जो होता है ना उसके लिए उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग फसल को बोने की वजह से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है और साथ ही साथ मिट्टी का अपरदन भी समाप्त हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारी मृदा की बात। इससे पहले हमने भूमि की बात भी कर ली। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जल के बारे में कि जल संसाधन क्या होते हैं। तो जरा समझते, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जल की दुनिया में कोई कमी नहीं है। हम तो फिर भी बोलते हैं ना कि भाई जल जीवन है, जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित रखो, लेकिन पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जल की दुनिया में कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा जल है, लेकिन इत्तेफाक से 97% से भी ज़्यादा जल जो है वो खारा पानी है, इसलिए हमारे उपयोग का नहीं है। तो बचा हुआ बहुत कम जल, लगभग 2.5% के आसपास हमारे पास जल बचता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जल। हर साल बारिश होती है, हर साल जो है जल के जितने भी संसाधन, कुएं, तालाब सब कुछ भर जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। 3/4 मतलब 97% के आसपास होता है। पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं, मतलब इसमें आपको देखोगे पृथ्वी का ग्लोब को भी देखोगे तो नीली नीली दिखाई देगी, ऊपर से भी सेटेलाइट से देखोगे तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जल के कारण ही पृथ्वी नीली दिखाई देती है और इसे जल ग्रह भी कहते हैं। महासागरों का जो जल है वो कैसा है? 2/3 भाग जो है वो महासागरों में भरा पड़ा हुआ है। महासागरों का जल सबसे ज्यादा है। जैसे क्षमा कर, अभी मैंने जैसे बताया ना कि 3/4 है, ये 3/4 मतलब 71% बोलते हैं इसको, है ना। मैंने 97% आपको बताया था। टोटल पृथ्वी के 3/4 यानी 70% भाग पर क्या है, जल है। बाकी जो बचा हुआ भाग है उसमें आपको क्या मिलेगा, जल के अलावा स्थल मिलेगा, और वो कितना मिलेगा आपको, 21% जो है वो आपको 29% जो है आपको स्थल मिलेगा, यानी भूमि मिलेगी। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। टोटल जितना जल है 100%, उस जल का 2/3 भाग अकेले महासागरों में है। अगर महासागरों की जल की बात करें तो 97.5% जल महासागरों में बह रहा है, और जो जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो केवल 2.5%, कहीं 2.7% ऐसा लिखा हुआ है। तो 97% जल तो खारा ही पानी है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी बचा हुआ जल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि 3% जल भी बहुत होता है या 2% जल भी बहुत होता है। लेकिन क्या होता है, इस 2% में से बहुत सारा जल तो हिमानियों में बर्फ में जमा हुआ है, तो बर्फ के रूप में जम रहा है वो। बाकी ये नमी में उड़ रहा है, धीरे धीरे सूरज जो गर्मी फेंकता है उससे मॉइस्चर में उड़ जाता है। कुछ झीलों में है, किसी को हमने गंदा भी कर दिया, पीने योग्य भी नहीं रखा। बहुत कम जल हमारे पास, 1% से भी कम जल हमारे पास उपयोग के लिए है। ये 7 अरब जो जनसंख्या पूरी दुनिया की, इसके लिए उपयोग के लिए हम लोग करते हैं। अब देखिए, महासागरों में जीवन कब से चल रहा है, 3.5 3.5 अरब साल से इस जल में जीवन है। सबसे पहले जीवन जो शुरू हुआ था वो जली जीव शुरू हुआ था, हम लोग तो बहुत बाद में आए। तो लगभग 3.5 अरब साल से, यानी 350 करोड़ साल से जीवन प्रारंभ हो गया था जल के अंदर। महासागरों का जल अलवणीय है। अलवणीय का मतलब होता है दोस्तों खारा पानी जिसमें नमक NaCl की मात्रा ज़्यादा हो। ऐसा ही नहीं है कि खाली NaCl ही, और भी लगभग 15-17 तरह की अलग अलग चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए हमको इसको NaCl बोलते हैं। नमक भी तो हम लोग महासागर से बनाते हैं। और अलवणीय जल
अलवणीय जल, देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ये अलवणीय जल आपका कितना है, 97% जो है आपका टोटल जो है वो क्या है, अलवणीय जल है, मतलब लवणीय जल है, मतलब खारा पानी है। और अलवणीय जल मतलब होता है मीठा पानी, जिसे हम लोग पीते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं ताज़ा पानी। तो ताज़ा पानी कितना है, 2.7%, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लवणीय जल मतलब होता है खारा पानी, और अलवणीय जिसमें लवण की मात्रा कम होती है वो मीठा पानी होता है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। हम लोग जो पीते हैं उसमें बहुत कम मात्रा में लवण होते हैं, और बिल्कुल लवण बिल्कुल भी ना हो तो वो पानी आप कभी कभार पीते हैं जो आपको बहुत टेस्टलेस लगता है, जिसमें टेस्ट नहीं मिलता है। ट्यूबवेल का पानी जो आता है वो बिल्कुल प्योर अलवणीय जल होता है। अलवणीय जल या मीठे जल की बात कर ले जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिए इस डायग्राम से, आप वेन डायग्राम से, पाई चार्ट से समझ सकते हैं आप। इसमें ये जो आपको पूरा नीला वाला जो देखे रखा हुआ है ना, ये सारा कौन है, 97% जो भाग है वो किसके पास है, महासागरों में भरा पड़ा हुआ है, जो हमारे उपयोग का नहीं है फिलहाल। उसके अलावा जो फ्रेश वाटर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो 1% है। 2% तो ये बर्फ में ढका हुआ है, ध्रुवों पर, ध्रुव समझते ना, ध्रुवों पर बर्फ में ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। तो ग्लेशियर हो या पोलार आइस हो, यानी बर्फ हो, उसमें बना हुआ है। यानी बचा हुआ 1% है जो हमें इस्तेमाल करना है। वो 1% नदियों में भी बह रहा है, झीलों में भी है। उसके अलावा वो 1% भूमि में अंदर, भूमिगत जल जमीन के अंदर भी है, जैसे हम लोग ट्यूबवेल या कुआं खोद के निकालते हैं, सभी 1% में आ जाता है। लेकिन खाली 1% हम लोग पीते ही थोड़ी ना है, खेती में भी इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा जीवन में, कपड़े वपड़े धोने में, गाड़ियां साफ करने में, हर जगह तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सारा पानी 1%, ये सोचो आप, अगर इसको भी हमने दूषित कर दिया तो पानी का संकट तो बनेगा ही। इसलिए सबसे पहले मैंने बोला कि पृथ्वी पर पानी की कोई दिक्कत नहीं, पानी बहुत है, लेकिन 97% पानी हमारे उपयोग का नहीं है, ये खारा पानी है। कुछ देशों ने तकनीकी की सहायता से इस समुद्र के खारे पानी को भी मीठा कर लिया है, जैसे इजराइल नाम का देश है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर ऐसा होने लगा तो पानी बहुत महंगा हो जाएगा। देखिए अलवणीय या मीठे जल की बात करें तो टोटल कितना बता रहा हूं मैं, 2.7% है, 97.3% वो बनेगा। 70% जल जो है वो हिमानियों में, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ही पड़ा हुआ है। इस 2.7 का 70% तो उधर ही चला गया, बचा 30%। 1% जल केवल मनुष्य के लिए है, मतलब 2.7% का 70% निकालेंगे तो मान लो 2% हो गया, तो 1% जल बचा हमारे पास। और ये 1% जल मैंने आपको बताया ना, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, ये हमारे पीने के लिए और मनुष्य के उपयोग के लिए काम आता है। मानवीय उपयोग के लिए जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब जैसे मान लो मनुष्य को जल का उपयोग करना है, जैसे आपको करना है, मुझे करना है, तो हम लोग जल इस्तेमाल कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। या तो हम लोग ट्यूबवेल खोद के पानी, जमीन के अंदर का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल या भौम जल। या फिर अब नदियों से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे शहरों में, हमारे भी बहुत सारे शहरों में, यहाँ पर पटना हो या कोई भी शहर हो, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर नदियों से पानी आता है, नदियों की पाइपलाइन बिछी हुई है, तो नदियों का पानी होता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर यमुना नदी का पानी आता है, भोपाल की बात करें तो वहाँ पर नर्मदा का पाइपलाइन आता है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में किसी न किसी नदी से पाइपलाइन बिछाई हुई है, जिसका पानी वहाँ के लोग पीते हैं। कुछ जगहों पर झील का पानी भी जो है बहुत अच्छा साफ़ होता है, तो झील का पानी भी साफ़ करके या फिल्टर करके, या जहाँ अगर साफ़ सुथरा पानी हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प, वायुमंडल की जो जलवाष्प होती है वो भी हमारा पानी का स्रोत है। कैसे, वायुमंडल की जलवाष्प जो होगी वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाके बादल बनाएगी, बादल बन के बारिश होगी और बारिश का पानी होगा, तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सबको आप पीने में ही मत सोचो कि खाली पीने में ही, पीने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, खेती में भी बहुत ज़्यादा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब लोग बात करते हैं अब कि जल की उपयोगिता कहाँ कहाँ है, जल का उपयोग हम लोग रोज़मर्रा जीवन में या इंसान कहाँ कहाँ करता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, रोज़मर्रा आप भी बता दोगे। पहला, पीने में, आप और हम सब पानी पीते ही हैं। धुलाई करने में, कपड़ों की धुलाई होती है, हर व्यक्ति, हर घर में जो है वॉशिंग मशीन चलती है, कुछ लोग हाथ से भी धोते हैं, धुलाई में काम होता है। कृषि कार्यों की सिंचाई में, उद्योग धंधों में भी पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जल विद्युत बनाने में, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जल से, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका, जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया। आप समझते जाइएगा, जहाँ लग रहा है मैं इतना स्पेस दे रहा हूँ आपको कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सके। अच्छे से पढ़ोगे, रोक रोक के भी पढ़ोगे तो कोई समस्या नहीं है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, जल चक्रण क्या होता है।
जल कहाँ से चलता है और कहाँ से आ जाता है। क्यों इस धरती पर जल कभी खत्म नहीं होगा? क्योंकि एक चक्र है ऐसा जल का कि हमेशा जल जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा। कहाँ से शुरू होता है? देखिए ये जल चक्र कहाँ से शुरू होता है? जल चक्र शुरू होता है महासागरों के जल से। क्या होता है? महासागरों का जल गर्मी की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से महासागरों के जल का होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण समझते हैं आप? वाष्पीकरण का मतलब होता है जब पानी गर्म होता है तो गैस के रूप में जलवाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है। फिर ऊपर उठता है तो ऊपर जाने पर क्या होता है? ठंडा होता है। और ठंडा होता है तो जब ये जलवाष्प होती है वापस काय में बदल जाती है? बूंदों में बदलती है। जलवाष्प का बूंदों में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो संघनन वह प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जिसमें जलवाष्प बूंदों में बदल जाती है उसे हम संघनन कहते हैं। फिर यह संघनन की क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है? बादल बनते हैं और बादल से क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। और वर्षा वापस महासागरों में नदी के माध्यम से कैसे भी करके महासागरों तक पानी पहुंच ही जाता है और पुनः महासागरों में वो जल चला जाता है। और ये जल चक्र ऐसे ही चलता रहता है। जितनी ज़्यादा गर्मी गिरेगी उतनी ज़्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, जितनी ज़्यादा जलवाष्प ऊपर पहुंचेगी उतना ही ज़्यादा तेज बारिश होगी। तो ये चक्र चलता रहेगा, इसलिए हमेशा बारिश होती रहेगी। पानी कभी खत्म होने वाला ऐसे नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि ऊर्जा को न तो क्रिएट किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता। अगर इसको हम लोग ऊर्जा ही समझ ले तो देखो इसका फॉर्म चेंज हो रहा है, कभी जलवाष्प बदली, कभी बूंदों में बदली, कभी कभार बर्फ में बदल जाती है, चलता रहेगा और ये पानी कभी समाप्त नहीं होगा। बस शर्त यह है कि इसका संरक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि हमें मीठा पानी चाहिए, ताज़ा पानी चाहिए, खारा पानी हमारे उपयोग का नहीं है। अलवणीय जल जो हमारा मीठा जल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताज़ा जल। अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी के क्या कारण है? क्या कारण है कि ये ताज़ा जल हमें कम मिलता है? गर्मी के समय में अगर आपने देखा होगा कि कैसे लोग टैंकर मंगवाते, भीड़ लगती है, बहुत सारे इलाके जहाँ पर पानी की समस्या है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग, यहाँ तक कि लड़ाई तक हो जाती है पानी को लेकर के। बरसात में भले सर्दी में इतनी समस्या ना हो, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत आप समझ सकते हो। तो अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी का मेन कारण क्या है? मेन कारण है जल प्रदूषण और दूसरा है सूखने के कारण। जल प्रदूषण सबसे मेन कारण है। अगर आप नदियों को ही प्रदूषित कर दोगे तो पीने लायक ही नहीं बचेगा, है ना। उसके अलावा जो है पानी सूख जाता है, सूखने की वजह से, ज़्यादा ओवर इस्तेमाल करने की वजह से पानी सूख जाता है। लगातार पानी सूखने की वजह से जल संकट पैदा हो जाता है। तो जल संकट पैदा होने के पीछे मुख्य कारण हमने समझ लिया, जल प्रदूषण और सूखने के कारण। लेकिन इन दोनों चीज़ों के कारण क्या है? क्यों जल प्रदूषण हो रहा है और सूख क्यों रहा है? तो मेन कारण है जनसंख्या। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उनकी उतनी ज़्यादा जो है ज़रूरत हैगी। अगर मान लो दो कपल रह रहे हैं साथ में, पति पत्नी दोनों रह रहे हैं, तो उनको मान लो 10 बाल्टी दिन की इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अगर उनका परिवार बड़ा हो जाए, 2 से 3 या 4 भी हो जाए, तो कितनी ज़्यादा उनको खपत लगेगी? तो जनसंख्या जितनी बढ़ेगी पानी की खपत भी उतनी बढ़ेगी। तो पानी की हर जगह, खाली नहाने में नहीं, पीने में, कपड़े धोने में, सब जगह इस्तेमाल होता है, बढ़ जाएगी। दूसरा, भोजन में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, नगदी फसलें जो उगाई जाती है उसमें भी पड़ती है। नगरीकरण होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पानी पहुंचाने की समस्या रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर तक पानी पहुंचाओगे, मतलब वही जनसंख्या का सीधा संबंध है इससे। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक जगह है गुजरात में जहां पर लोग पानी खरीद के पीते हैं। पूरा शहर ही खरीद रहा है। सौराष्ट्र वाला एरिया है जहां पर एक गाँव है, अमरेली शहर, क्षमा करें गाँव नहीं शहर है, एक छोटा शहर है अमरेली। वहाँ की लगभग जनसंख्या 1,25,000, 1.25 लाख जनसंख्या है वहाँ की। और जनसंख्या जो है पूर्णतः पानी खरीदने पर निर्भर है। मतलब पूरी की पूरी 1.25 लाख जनसंख्या पानी खरीदती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पानी मिलता नहीं है। पानी की असली कीमत क्या होती है ये अमरेली में रहने वाले इन 1.25 लाख लोगों से पूछो, ये आपको असलियत बताएंगे कि हम कैसे, हमारा जो महीने का जो खर्च, जो कमाई होती है उसका कितना प्रतिशत हम लोग पानी में खर्च करते हैं। अभी भी हम और आप लोग, पानी हमें फ्री में सप्लाई हो रहा है, तो पानी की कीमतों को समझने की आवश्यकता है। जिस दिन हमें पे करना पड़ेगा उस दिन समझ में आएगा। इसलिए पानी का इस्तेमाल कम से कम करें और जितना यूज़ हो उतना करें, नल खुले ना छोड़े और वेस्ट पानी ना बहाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खरीदना पड़ रहा है, जो हमने भी समझा। ठीक है। बाकी जल की उपलब्धता की समस्या जो है वो कहाँ कहाँ है? खाली भारत में नहीं, हमने ये नहीं कि भाई भारत में ही जल की समस्या है तो दूसरे अमीर देश तो वहाँ नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर से अमीर देश में भी पानी की समस्या है। इससे कोई भी नहीं बच पाया है। जैसे अफ्रीकी जितने भी देश है, अफ्रीका के सारे मैक्सिमम देशों में पानी की समस्या है। उसके अलावा पश्चिमी और दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया तो आप समझते ही है,
पश्चिमी एशिया मतलब सऊदी अरब वाला जो इलाका, सऊदी अरब, ओमान, यूएई और इजराइल, ये सारे के सारे कंट्री यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पानी की समस्या, पेट्रोल भले मिल जाएगा, पानी से ज़्यादा पेट्रोल मिल जाता है। उसके अलावा पश्चिमी यूएसए और मैक्सिको, सोचो अमेरिका जैसे शहर में भी देश में भी पानी की किल्लत है। उसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में पानी की समस्या है, इतना उपलब्धता है नहीं जितना चाहिए। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसा एक काफ़ी डेवलप कंट्री है ना, तो विकसित देश है, फिर भी पानी की समस्या है। तो ये कहने का मतलब है, इन सब के एग्जाम्पल इसलिए दिए गए ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा नहीं कि खाली भारत में ही दिक्कत है, पूरी दुनिया में दिक्कत है। आप दुनिया में कहीं और चले जाओ, अगर आपको लग रहा है कि भारत में पानी की दिक्कत है, मैं भारत में नहीं रहूँगा, आप विदेश जाओगे तो वहाँ पर भी ऑलरेडी पानी की समस्या है। तो ये पानी की समस्या से आपको इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला, इसका हमको सामना करना पड़ेगा और संरक्षण करना पड़ेगा। कमी से ग्रसित है सारे के सारे, क्योंकि ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। ये जितने भी एरिया यहाँ पर अक्सर सूखे की मार होती है, बहुत कम बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पर पानी की समस्या बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें जो छोटा टॉपिक है, सब टॉपिक, उसका नाम क्या है, जल उपलब्धता की समस्या। जल का अभाव क्यों हो जाता है? जल का अभाव जो है ये इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्षा की मात्रा जो है वो मौसमी बोल दो या वार्षिक हो, वो बहुत कम है पूरे भारत में। टोटल ओवरऑल जोड़ा जाए तो काफ़ी कम वर्षा होती है, ओवरऑल जोड़ा जाए, कुछ जगह ज़्यादा होती है, कुछ जगह कम होती है। एवरेज जोड़ोगे तो भारत में लगभग 115 या 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अति उपयोगी, जल का उपयोग ज़्यादा जगहों पर ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से अभाव हो जाता है। और दूसरा, जल स्रोतों का संदूषण से, ये जल के जो स्रोत है इसको हम लोग दूषित कर देते हैं, चाहे वो कचरा डाल करके, चाहे वो नालों को मिला के, चाहे वो खेती में जो हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं ना, इसकी वजह से ये भी पानी जा करके नदियों में मिल जाता है, जल वहाँ भी दूषित होता है। तो जल संदूषण एक्चुअल में है क्या, ये शब्द का मतलब क्या है? संदूषण मतलब जल प्रदूषण ही होता है। कृषि रसायन, अशोधित वाहित मल, अपशिष्ट औद्योगिक, यानी उद्योगों का अपशिष्ट जो बचा हुआ उद्योगों का कचरा होता है वो, अशोधित वाहित मल जो सीधे सीधे नालों के थ्रू सीवेज पाइपलाइन जोड़ दी जाती नदियों से वो, कृषि रसायन, इन सभी के मिश्रण से जल का जो दूषण होता है, ये प्रदूषण होता है, उसी को हम लोग जल संदूषण के नाम से जानते हैं। बात करते हैं जल संसाधन के संरक्षण की। तो जल का कैसे संरक्षण किया जाए? विधि द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां, मतलब जल जो है वो दूषित तो हो रहा है, लेकिन उसको दूषण से कैसे जो है बचाया जा सकता है, कुछ विधियां हैं। नंबर 1, सिंचाई की नहरों को पक्का करने पर, क्योंकि सिंचाई की नहरें कच्ची होने की वजह से वो दूषित हो रहा है, उसमें कचरा जा रहा है, और अगर पक्की नहरें बनाई जाए तो साफ सुथरा पानी जाएगा। दूसरा, रिसाव व वाष्पीकरण में होने वाली क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाए। मतलब जिन एरियो में कम पानी की मात्रा है वहाँ पर खेती भी करना है तो स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें, तो उसमें क्या होगा कि पानी का कम भी उपयोग होगा और प्रॉपर आपको खेतों में पानी भी मिल जाएगा। शुष्क प्रदेशों में ड्रिप और टपकन विधि का उपयोग किया जाए। मतलब खेती वाले जो एरिया होते हैं, जैसे राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पर क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन, एक नली बिछाई जाती है खेतों में अलग अलग जगह पर, हर पौधों के यहाँ पर टपक टपक के एक एक बूंद पानी गिरता है, तो उस पौधे के लिए वो पर्याप्त होता है। तो टपकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ड्रिप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये एक और तकनीक है जिससे हम लोग जल का प्रदूषण पूरी तरह से रोक सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है बिल्कुल 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पहल, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड का पूरा सॉल्यूशन समझा रहे हैं, ये अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको फैलाएं ताकि सभी लोगों को ये फ्री एजुकेशन का फ़ायदा मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।